गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासों में छात्रों, आज आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दलों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास हुई उसमें हमने राजनीतिक जो दल है उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसके आधार है, उसकी परिभाषा है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जो राजनीतिक पद्धतियां हैं, जो राजनीतिक दल है, उनके गुणों और दोषों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार अपन रिपीट कर पाएंगे, तो हम रिपीट कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल क्या है? तो राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का ऐसा समूह है, सबके विचार एक होते हैं, और जब एक सबके मत एक होंगे तो निश्चित तौर पर वो कानूनी तौर पर वैधानिक तरीके से संविधान की जो नियमावली है उसके अनुसार देश हित के लिए शासन को क्रियान्वित करना ही राजनीतिक दल होते हैं। उसी प्रकार राजनीतिक दल का जो महत्व था, राजनीतिक दलों के जो तत्व थे उसमें संगठन था। एक संगठन होना अनिवार्य है। संगठन के माध्यम से ही कोई कार्य क्रियान्वित होगा। जब तक संगठन नहीं है, जब तक उसका कोई आधार नहीं है, जब संगठन बन जाता है तो उसमें जो सदस्यगण है उनमें मूलभूत एक की भावना होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। जब एकता की भावना हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो नियम कानून कायदे होते हैं वो संविधानों की जो पत्रावली है, संविधान की जो नियम कानून कायदे उनके अनुसार क्रियान्वित हो। जब क्रियान्वित होता है तो उसके नेक्स्ट बाद में हम कहेंगे जब संगठन बन गया, मूलभूत सिद्धांत में राष्ट्रीय एकता, मूलभूत सिद्धांतों में एकता की भावना बन गई और संवैधानिक उपायों का सहारा लिया जाता है। जब इन तीनों का प्रादुर्भाव हो जाता है तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्रीय हित में वृद्धि कर देते हैं। जब राष्ट्रीय हित में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर उस जो भी दल बन रहा है, जो भी संगठन बन रहा है, उसकी लोकप्रियता अपने आप ही काफी उसका इधर से चारों तरफ फैल जाता है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के गठन के लिए उसमें 4 तत्व होने जरूरी है, उसकी 4 विशेषताएं होनी चाहिए, वो होना अति आवश्यक हो जाता है। उसी के बाद हम ये कह सकते हैं राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या राजनीतिक दलों के क्या आधार है। तो हमने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था राजनीतिक दलों के पहला कारण मनोवैज्ञानिक आधार। उसकी जो साइकोलॉजिक है वो पुराने विचारों की है या आधुनिक विचारों की, जो भी दल बनते हैं पुराने विचारों का आधार मानकर राजनीतिक दल का गठन करते हैं। कोई नए विचारों का आधार मानकर राजनीतिक दलों का गठन करते हैं कि व्यक्ति पुराने और राजनीतिक दोनों के दलों को मिलाकर एक इस प्रकार का गठन करते हैं जिसमें नया परिवेश भी आ जाता है और पुराना परिवेश भी आ जाता है। और वर्तमान में इसी प्रक्रिया, जैसे वर्तमान में सामाजिक परंपरा है और राजनीतिक जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है वो ऐसी परंपरा है। उसके बाद में राजनीतिक दलों की गठन के निर्माण में उसका जो उत्पत्ति का आधार में दूसरा कारण तो परिवेश का प्रभाव, वातावरण का निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है, जो हमने डिटेल पहले ही बता चुके थे। उसके बाद में आर्थिक कारण भी राजनीतिक दलों को सशक्त, राजनीतिक दलों को मजबूत बनाने में अहम भागीदारी होती है। धार्मिक कारण, अगर जिस राज्य में या जिस क्षेत्र में सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे फसाद होंगे उसमें धार्मिक पहलू को ध्यान में रखकर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। उसके बाद में नेतृत्व, निश्चित तौर पर जो लीडर होता है अगर वो स्वच्छ छवि का हो, चमत्कारिक व्यक्तित्व का धनी हो तो निश्चित तौर पर वो दल काफी लोकप्रिय हो जाता है और उसकी नींव भी काफी सशक्त हो जाती है, मजबूत हो जाती है। विचारधाराएं, चाहे वो साम्यवादी विचारधारा हो, चाहे समाजवादी विचारधारा हो, चाहे पूंजीवादी विचारधारा हो, चाहे उदारवादी विचारधारा हो, चाहे आदर्शवादी विचारधारा हो, ऐसे अपने अपने राजनीतिक दलों का गठन करने के लिए, अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, अपने अपने दलों को लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसे दलों का गठन किया जाता है। इसी प्रकार हम ये कहेंगे कि जो भी जिस दल की भी उत्पत्ति होती है, जिस दल की भी का गठन होता है, उसमें जनता और सरकार के बीच राजनीतिक दल मध्यस्थता का कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य करता है। जनता की जो समस्याएं होती हैं उन समस्या को सरकार तक पहुंचाने का कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं और राजनीतिक दलों के माध्यम से सरकार तक
राजनीतिक दलों के माध्यम जनता तक उनकी सरकार की जो कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचती हैं। उसी प्रकार हम ये कर सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी जब प्रचार प्रसार किया जाता है तो समाज का उत्थान, समाज की जो संस्कृति है एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलाव होता है, प्रशिक्षण किया जाता है, तो प्रचार प्रसार के माध्यम से आदान प्रदान हो जाता है, राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति अभी मिल जाती है। इसके बाद में राजनीतिक प्रशिक्षण, जब चुनावों के समय राजनीतिक प्रशिक्षण लोगों की जो पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो होते हैं सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं दलों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं लोक मत का निर्माण करना, सामाजिक, ये सभी कार्य राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के कार्य हैं। अब हम देखेंगे दल पद्धति की गुण और दोष। तो पहला देखेंगे गुण, दोष बाद में देखेंगे इसमें क्या क्या अच्छाई है। तो पहला है दल पद्धति की जितने भी प्रश्न होते हैं, कई तो इसकी बढ़ाई करते हैं, कई इसकी आलोचना करते हैं। तो निश्चित तौर पर विद्वानों राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ माना है। तो जो भी राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ माना है। कई लोग राजनीतिक दलों को अच्छा मानते हैं, कोई गलत मानते हैं। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर लोकतंत्र को आप जीवित रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को अगर आप खड़ा रखना चाहते हो तो राजनीतिक दल होने अति आवश्यक हो जाते हैं। तो इसके लिए पहला गुण है राजनीतिक कारण। पहला कारण है राजनीतिक कारण। पहला गुण राजनीतिक कारण। देखो छात्रों, जब राजनीतिक दल होंगे तो निश्चित तौर पर कई राष्ट्रों में एक दलीय है, कहीं में द्विदलीय है, कहीं में बहुदलीय है। जहाँ पे बहुदलीय है और जहाँ पे द्विदलीय है वहां पर ये व्यवस्था होती है राजनीतिक कारण। जब राजनीतिक दल एक दल जब चुनाव के समय जब प्रचार प्रसार किया जाता है तो हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल अपना वर्चस्व चाहता है, अपना दबदबा कायम करना चाहता है और सरकार बनाने में अपनी पुरजोर भूमिका, पुरजोर कोशिश करते हैं। और एक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो जनता सोई हुई होती है, जो निद्रा में है, उनको जगाने का प्रयास करते हैं और लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिल जाती है। तो निश्चित तौर पर चुनाव के समय ये सबसे बड़ा गुण है कि जब सरकारों का चुनाव होता है, राजनीतिक दलों का चुनाव होता है, सरकारों का गठन किया जाता है, तो सत्तारूढ़ दल चाहे विपक्षी दल हो, जितने भी दल हो, वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक दूसरे दलों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता जो सोई होती है वो जग जाती है। और जब जग जाती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों की जो अच्छे और बुराई है उसका पता लोगों को चल जाता है और लोगों को जब पता चल जाता है तो निश्चित तौर पर राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। दूसरा गुण है लोकमत का निर्माण करना। इसको हम पहले पढ़ सकते हैं, वो देखिए। राजनीतिक दल समय समय पर जनता की राजनीतिक निंदा को तोड़ते हैं और उसे जाने व अनजाने राजनीति में भाग लेने के लिए विवश करते हैं। चुनाव के समय वे राजनीति में बहुत से गुप्त और अस्पष्ट पहलुओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और जन साधारण
भी उन विषय पर परिचित हो जाता है, जनता भी उनसे परिचित हो जाती है। जनता की उदासीनता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर जनता उदासीन है, निष्क्रिय है, तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस दृष्टि से उदासीनता के वातावरण को दूर करने वाले राजनीतिक दल राजनीतिक जागरण का मुख्य साधन बन जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक कारण है वो लोगों को, जो जनता को जगाने का कार्य करते हैं। दूसरा कारण है लोकमत का निर्माण करना। राजनीतिक समस्या का पूरा विवरण जनता के सामने रखकर राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। लोकमत का निर्माण। दूसरा है लोकमत का दूसरा गुण है कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक समस्या का पूरा विवरण, जितनी भी राजनीतिक समस्या है उसका पूरा विवरण जनता के सामने रखकर राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो लोकमत का निर्माण करने में राजनीतिक जो दल है वो अहम भूमिका निभाते हैं। तीसरा कारण है निर्वाचन को सरल बनाया। निर्वाचन को सरल बनाना। निश्चित तौर पर जो भी राजनीतिक दल होते हैं, जो भी दल प्रणाली होती है, उस दल प्रणाली के माध्यम से जनता को इस प्रकार से शिक्षित करते हैं, इस प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं, जनता को इस प्रकार से कुछ ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं कि जनता आसानी से चुनाव प्रक्रिया में भाग ले। और जब चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इस प्रकार का सिस्टम लागू करते हैं कि उनको आसानी से सभी समस्याएं, जो कठोर जटिल पद्धति है चुनाव की, वो आसानी से उसको समझ में आ जाए। मतलब आम जनता को चुनाव प्रक्रिया आसानी से समझ में आ जाती है। वो कैसे आ जाती है? राजनीतिक दलों के वजह से। तो क्योंकि राजनीतिक दल होते हैं, लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, और प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने सरल पद्धति, सरल विधियों, सरल एजेंडा का सहारा लेते हैं। उसके बाद में शासन को क्रांति से बचाना। दूसरा गुण है शासन को क्रांति से बचाना। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक शासन यानी कि सरकार को क्रांतिकारी जो हथकंडे होते हैं उनसे बचाने का पुरजोर कोशिश करती है। और जब सत्तारूढ़ दल विपक्ष में जो दल होते हैं, विपक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल की पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता को जागरूक करते हैं। जब जनता को जागरूक करेंगे तो निश्चित तौर पर शासन वर्ग जो शासन अपनी मनमानी कर रहा है, शासक जो जनता पर अपने अधिकारों, जनता के जो अधिकार उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनसे बचाने की कोशिश करता है। और जनता को क्रांति को बचाने में उनकी अहम भागीदारी होती है। तो हम इनको इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं कि नागरिकों को वाद विवाद एवं विचार विमर्श का प्रचुर अवसर प्रदान करके क्रांति एवं निरंकुशता के अंकुरों को आरंभ में ही नष्ट कर देते हैं। तो शासन को क्रांति से बचाता है। तो कहने का अभिप्राय, जो भी सरकार, जो भी विपक्ष है, जो भी ऐसे सामाजिक तत्व है, उनको क्रांति से बचा देता है राजनीतिक दल। अगला नेक्स्ट गुण है शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। शासन की निरंकुशता, शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर जब सरकारें बन जाती हैं, सरकारें 5 साल के लिए बनती हैं,
सरकार स्थायी हो, उसके लिए निश्चित तौर पर सरकार लोक कल्याणकारी हो। इसके लिए जब जो शासन बनती है, जो सरकार बनती है, वो जनता के लिए अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्य करे और जो शासक दल हो वो अपनी मनमानी ना करे। उसके विपक्ष में जो सत्तारूढ़ दल होते हैं, विपक्षी जो दल होते हैं, विरोध में जो दल होते हैं, वो शासन की निरंकुशता पर लोगों के बारे में, लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार की जो एजेंडे हैं उनके बारे में बताती हैं। और जब जनता उससे परिचित हो जाती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है, तो निश्चित तौर पर अगले 5 साल बाद में जो सरकार निरंकुश है, जो सरकार मनमानी कर रही है, उसकी पलटी आसानी से निकाल देती है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों में शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगा देती है और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकारों को अपदस्थ कर देती है, जनता का विरोध कर दे। तो वो कब होगा? जब जनता के विपक्षी जो दल होते हैं वो जनता को परिचित करवाए और जब जनता परिचित हो जाएगी, आसानी से समझ पाएगी, तो सरकारों के खिलाफ बगावत कर देगी। उसके बाद में हम ये कहेंगे कि शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना। शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना। शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य स्थापित। निश्चित तौर पर भारत देश में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है, अमेरिका में भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। भारत में सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका उनकी जांच पड़ताल करती है। लेकिन फिर भी उनमें समन्वय है और समन्वय इसलिए है क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उत्तरदायित्व के माध्यम से भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, शासन सही ढंग से क्रियान्वित हो। और जब शासन की सही ढंग से क्रियान्वित होगा तो सरकार स्थायी होगी और जब सरकार स्थायी होगी तो निश्चित तौर पर जनता के लिए अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे और जनता के लिए अधिक से अधिक कार्य कर पाएंगे, अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पर जनता का आधारभूत और जो जनता का जो आधारभूत सुविधा है वो सही ढंग से मिल पाएगी। तो निश्चित तौर पर जीवन स्तर भी कुछ होगा। जब जीवन स्तर कुछ होगा तो शासन को क्रियान्वित करने और देश की जो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी होगी। तो शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करने का भी इसमें एक गुण है। उसके बाद में जो नेक्स्ट गुण है वो है सामाजिक और राजनीतिक सुधार। सामाजिक और राजनीतिक सुधार। सामाजिक राजनीतिक दल समाज के लिए ऐसी नीतियां, ऐसी कार्यक्रम लागू करवाती है सरकार के सामने। और जब सरकार के सामने इस प्रकार की नीतियां और ऐसे कार्यक्रम जब लागू किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं होगा और सब में समन्वय होगा। तो निश्चित तौर पर लोगों को लोकतंत्र के प्रति और राजनीतिक दलों के प्रति उनमें सम्मान की भावना होगी। और जब राजनीतिक सुधार होंगे, जैसे वर्तमान में जो दागी व्यक्ति हैं, असामाजिक तत्व के व्यक्ति चुनाव में कई प्रकार के हथकंडे, बाहुबल के आधार पर, धन बल के आधार पर चुनाव जीत कर जाते हैं और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर अपने वोट मांगे जाते हैं, उनमें सुधार हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर लोगों में सामाजिक और राजनीतिक सुधार होंगे तभी सही मायने में एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। और जब सच्चा लोकतंत्र होगा तो लोकतंत्र वर्तमान में राजनीतिक दलों की भीड़ है। जो राजनीतिक दल है उसके लिए लोकतंत्र सबसे मजबूत शासन व्यवस्था है। उसके नेक्स्ट बात में यह राज्य समस्याओं पर शोध, वो हम ये देखेंगे राज्य समस्याओं पर शोध यहाँ पे देंगे। राजनीतिक
समस्याओं पर शोध, जो भी राजनीतिक समस्याएं हैं, जो भी राजनीतिक दल है उस पर रिसर्च करे, खोज करे कि वास्तविकता में क्या कमियां हैं, किस कमी की वजह से हमारी पार्टी को चुनावों में हार का सामना देखना पड़ा। और जब इस प्रकार की नीतियां हो जाएगी, इस प्रकार के हथकंडे हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक सशक्त लोकतंत्र बन पाएगा। और ये लोकतंत्र निश्चित तौर पर राजनीतिक दल ही ला सकते हैं। तो राजनीतिक समस्याओं का जब शोध होगा तो वो शोध किस लिए होगा? जनता को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए। ये दलीय पद्धति के गुण है। तो आ जाता है दल पद्धति के गुण बताइए। और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि अनेक राजनीतिक दल के अनेक शोध विभाग जिनमें महत्वपूर्ण समस्या पर अनुसंधान होता रहता है। कतिपय राजनीतिक दल विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेष समितियां भी नियुक्त करते हैं। इन समितियों के परामर्श से दल को अपने नीति निर्धारण में सुविधा हो जाती है। तो निश्चित तौर पर जब शोध किया जाता है, जब सरकारें जो दल हार जाते हैं वो जब उनमें वो आत्मचिंतन करते हैं, शोध करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि वास्तविकता में हमारे में ये कमी रह गई और इस कमियों को भविष्य में अगर चुनाव होंगे इस कमी को दूर कर हम चुनाव जीत जाएंगे। और कमियां यही होती हैं कि वो जनता के टच में नहीं रहते हैं या फिर किसी अन्य कारण से वो हार जाते हैं और फिर वो भविष्य में चुनावों में वो जीत जाते हैं और जनता के लिए अच्छा कार्य करते हैं। तो मैकाइवर ने कहा है कि राजनीतिक दलों के बिना ना तो सिद्धांतों को एकीकृत अभिव्यक्त हो सकती है और न ही नीति क्रमबद्ध विकास और संसदीय चुनाव को संवैधानिक प्रणाली को नियमित उपभोग कर सकता है। कहना मतलब जब तक राजनीतिक दल नहीं होंगे तो शासन सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। जब शासन सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होगा तो देश की जो शासन व्यवस्था है, देश का जो संवैधानिक ढांचा है, लोकतंत्रीय व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वो सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। और लोगों को जो सरकार के द्वारा आधारभूत सुविधाएं और जो सरकारी जो नीतियां हैं और वो नीतियों का लाभ नहीं पहुंच पाएगा। तो निश्चित तौर पर हमें राजनीतिक दल रखेंगे और राजनीतिक दलों के माध्यम से हमें जो राजनीतिक शिक्षा मिलती है, राजनीतिक जो गुण होते हैं, उन सभी शब्दों को, उन सभी बिंदुओं को हमको आसानी से समझना चाहिए। और तब हम समझ जाएंगे तब निश्चित तौर पर हमें राजनीतिक जो लोकतंत्री शासन व्यवस्था है उसका हमें फायदा मिल पाएगा। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम दलीय पद्धति के अवगुण बताएंगे, कौन कौन से इसमें अच्छाई के साथ साथ उसमें कौन से अवगुण है वो भी देखेंगे। वो देखे अवगुण, दलीय पद्धति के अवगुण या दोष। पहला अवगुण यही है कि जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करना। जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा चुनावों के समय जब प्रचार प्रसार किया जाता है तो निश्चित तौर पर जनता के जो कार्यकर्ता होते हैं, जनता के जो सक्रिय व्यक्ति होते हैं, दलों के जो सक्रिय व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक दलों के जो सक्रिय व्यक्ति होते हैं, जनता में द्वेष की भावना पैदा कर देते हैं और कटुता ला देते हैं, जिससे कि क्रांति और लड़ाई दंगे झगड़े के लिए उतारू हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल होते हैं जनता में द्वेष और कटुता लाते हैं चुनावों के समय। तो ये पद्धति जो लोकतंत्री शासन पद्धति में जो राजनीतिक दलों में का सबसे बड़ा गुण यही है कि जनता में द्वेष की भावना ला देता है और कटुता लाता है, जिससे कि क्रांति का जन्म होता है। और जब क्रांति का जन्म होता है तो निश्चित तौर पर जो आधारभूत सुविधा है वो सब नष्ट हो जाती है। तो हम इसको इस प्रकार से बढ़ सकते हैं। राजनीतिक दलों के कारण जनता में द्वेष एवं कटुता की भावना उत्पन्न होती है, वह जनजीवन
में बेईमानी, असत्य, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता एवं अन्य बुराइयां फैलाते हैं। चुनावों के समय वे नैतिक मूल्य और पूर्ण रूप से भूलकर मिथ्या यानी झूठा प्रचार करते हैं तथा जनता को गुमराह करते हैं। राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रश्नों पर एकांकी विचार प्रस्तुत करते हैं तथा अन्य दलों के नेताओं पर कीचड़ उछालते हैं। तो निश्चित तौर पर झूठे लुभावने भाषण, लोग एक दल दूसरे दल को बेईमान, और जब बेईमान बताते हैं तो उनके जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनमें आपसी सामंजस्य, आपसी लड़ाई दंगे हो जाते हैं और बेईमानी, मिथ्या मात्र एक दिखावटी कोरा कागज दिखाकर लोगों को गुमराह कर देते हैं और जनता में द्वेष की भावना फैल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं देश सामान्य देशभक्ति की जगह क्रोध और करवाट के स्थान देता है। तो दल देशभक्ति की जगह द्वेष की भावना और कड़वाहट के बीज बो देते हैं। ये डॉक्टर बराइस ने कहा है। उसी प्रकार हमने कहा कि देश की एकता पर आघात, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, देश की एकता पर आघात करना। तो निश्चित तौर पर देश की एकता पर जब दल एक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और ये आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और फ्रेश मीडिया में ये इंटरनेट मीडिया के माध्यम से देश की जो इज्जत होती है, देश का जो विकास होता है, देश की जो आबू होती है, एक देश से दूसरे देश में चले जाती है, ये संदेश चले जाता है जिससे कि देश की एकता पर आघात लगता है और जो झूठे और आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर देश की एकता में कहीं ना कहीं ये रुकावट है। तो हम ये कह सकते हैं ये दल देश की जनता को दो या दो से अधिक भागों में विभक्त करके राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल चाहे कितने भी राष्ट्रीय आधार पर बनाए गए हो, कई बार उनके कार्यक्रम राष्ट्र विरोधी अथवा गुटबंदी की संकीर्णता में उलझाने वाले होते हैं। ब्राइस के अनुसार केवल दल व्यवस्था का सवाल कोई नहीं बल्कि राष्ट्र को भी दो प्रश्न विरोधी पक्षों में बांट देते हैं। तो निश्चित तौर पर कई बार जो राजनीतिक दल होते हैं देश पर बहुत ही बड़ा आघात करते हैं और देश को विभाजित करने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। आज जो भी राष्ट्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं, आज कम से कम 51 क्षेत्रीय दल है और वो निश्चित तौर पर उसमें भूमिपुत्र अवधारणा या ऐसा लंघनता की नीति और क्षेत्रीयवाद की भावना, ये कहीं ना कहीं उनमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर वो दल पनपे हैं। तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल बने हैं वो कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रीय एकता में आघात है, देश की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद में हमें कहेंगे कि सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा, सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा। निश्चित तौर पर वर्तमान में जो राजनीतिक दल है वो एक ही लोकतंत्र के खिलाफ एक मजाक बन गया है और जब मजाक बन गया है तो सच्चे मायने में योग्य व्यक्ति चुनाव में खड़ा ही नहीं होता है। पहले तो अगर हो भी जाता है तो उनको किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाकर, चाहे धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर उसको डरा धमकाकर उसको बिठा देते हैं या फिर चुनावों में इस प्रकार की कूटनीतिक चालों के माध्यम से उसको हरा देते हैं और वो एक सही व्यक्ति चुनावों में हार जाता है और एक योग्य व्यक्ति, एक बेईमान व्यक्ति चुनावों में जीतकर सरकार बना बैठता है और उसका मेन ध्येय यही होता है कि वो अपनी जेबी बढ़ता है और देश के लिए नुकसान पहुंचाता है। निश्चित तौर पर योग्य व्यक्ति की अवहेलना की जाती है राजनीतिक दलों में। तो दूसरा उल्लेख है। उसके बाद में हम ये कहेंगे कि विरोध के लिए विरोध, अगला पॉइंट है विरोध के लिए विरोध। विरोध के लिए विरोध। निश्चित तौर पर गलत व्यक्ति चुनाव जीत जाता है फिर भी
उसका विरोध करते हैं, चाहे वो कार्य अच्छा हो चाहे गलत हो, लेकिन अगर सही व्यवस्था है लेकिन जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाती है तो निश्चित तौर पर अच्छा कार्य होने के बावजूद भी विरोध होता है तो निश्चित तौर पर वो शासन व्यवस्था एक उतार डालता है। तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। दलपति का एक संभावित परिणाम यह होता है कि विरोध पक्ष उचित अनुचित पर ध्यान दिए बिना ही सरकार के कार्य का विरोध करता है। विरोध पक्ष शासन के उन कार्यों की आलोचना करता है, वो लोकतंत्र की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। तो कहने का मतलब सरकार कोई कार्य करे और वो कार्य अच्छा हो लेकिन जनता के लिए कार्य हो तभी भी विपक्ष वाले उसका विरोध करते हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छा कार्य होने के बावजूद भी उसका विरोध करते हैं। तो विरोध के लिए विरोध यही नीति है। उसके बाद में उसका अगला अवगुण है अधिनायकवाद। अधिनायक का प्रोत्साहन, अधिनायक को प्रोत्साहन, नायक को प्रोत्साहन। इसमें अधिनायक को प्रोत्साहन मिल जाता है। अधिनायकवाद का अभिप्राय अपनी मनमर्जी करने वाला शासन। आज देख लो भारत में स्पष्ट बहुमत अपने नरेंद्र सिंह मोदी, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है, लेकिन यह कभी कभार मनमानी करते हैं। जब अभी वर्तमान में किसानों के लिए इस प्रकार के रूल ऐसे रेगुलेशन लागू कर दिए जो वर्तमान में किसान उनकी जो उचित फसल उनका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है और वर्तमान में उनके खिलाफ भूमि अधिग्रहण वाली जो व्यवस्था है उस पर अनावश्यक अतिक्रमण कर भविष्य में उनका शर्तें लागू की गई है जो किसान हित के लिए नुकसानदायक है। तो निश्चित तौर पर यह मनमाने वाला शासन है। नोटबंदी को भी मनमाने वाला शासन है। तो निश्चित तौर पर कई प्रकार के ऐसे अधिनायकवादी तत्व होते हैं और अपनी मनमर्जी के माध्यम से जनता को अनावश्यक परेशान करते हैं। आगे सांप्रदायिक दंगे फैलाते रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो अधिनायकवाद को बढ़ावा देती है। तो राजनीतिक दल अधिनायकवाद को प्रोत्साहन करता है। इसका विशेष अवगुण है दल प्रथा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। दल प्रथा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। निश्चित तौर पर जब राजनीतिक दल होते हैं, जब चुनाव में प्रचार प्रसार करते हैं, योग्य व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है लेकिन अयोग्य व्यक्ति वो बाहुबली है, धनबली है और वो चुनाव में उसको यह इनके सत्ता प्राप्त है, इनके माध्यम उसको सत्ता ही प्राप्त होती है, मात्र और कुछ नहीं, चाहे वो अयोग्य होता है और वो अपने मनमानी लोगों के वोट खरीद लेता है। और जब लोगों के वोट खरीद लेता है तो निश्चित तौर पर पहले तो चुनाव में जनता पर पानी की तरह पैसे बहाएगा लेकिन बाद में अपनी जेब में भरेगा और वो जनता के लिए किसी प्रकार की कोई लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाएगा। तो निश्चित तौर पर दल प्रथा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। सबसे बड़ा अवगुण है क्योंकि बेईमानी के माध्यम उनका मेन मकसद होता है भ्रष्टाचारी और बेईमानी करना और लोगों को झूठा भाषण देना। इसके बाद में हम ये कहेंगे कि दल पद्धति गुटबंदी पैदा करती है। दल पद्धति गुटबंदी को जन्म देती है। तो निश्चित तौर पर वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार है और जब एक ही दल की सरकार बन गई, उनकी विचारधारा एक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पायलट खेमा और गहलोत खेमा में अलग अलग बिखराव हो गया। गहलोत वाले ये कहते हैं कि हमें मंत्री बनाया जाए, पायलट कहते हैं कि हमारे जो सदस्य बने हैं उनको मंत्री बनाया जाए। और जैसे वर्तमान में ये व्यवस्था एक जटिल प्रक्रिया, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसमें सीनियर और जूनियरों के बीच बिखराव हो जाता है, गुटबंदी देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर दल पद्धति गुटबंदी को बढ़ावा देता है। तो ये अवगुण है। अब आगे हम देखेंगे कि सफल दलीय व्यवस्था की क्या क्या शर्तें हैं और दल पद्धति को जो
समावेश किया जाए जिसके माध्यम से वो एक सफल राजनीतिक दल बनकर उभरे, वो निम्न प्रकार से देखेंगे। तो छात्रों, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टी को सफल करने के लिए पहली शर्त यही है कि शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा का करना। जो भी राजनीतिक दल है उसमें जो भी शिक्षित जनता राजनीतिक समस्याओं को समुचित रूप से समझ सकती है, दलों की नीति और कार्यक्रम का सही मूल्यांकन कर सकती है। तो कहने का मतलब सफल राजनीतिक दल के लिए अति आवश्यक होता है कि जनता को शिक्षित करे, जनता को हटाए, और जब जनता फटेगी, जनता फटेगी तो निश्चित तौर पर शिक्षित होगी। तो जो भी दल होते हैं उन दलों की कार्यक्रम और नीतियों को सही ढंग से वो समझ पाएगी, और जब समझ पाएगी तो एक ऐसा दल बनेगा, ऐसा सफल राजनीतिक दल बनेगा। और जब सफल राजनीतिक दल वही होगा जो देश के लिए अच्छा कार्य करना, अच्छी नीतियों वाला राजनीतिक दल हो, और ऐसे एजेंडा हो जो राष्ट्र के लिए हो। तो निश्चित तौर पर शिक्षा का प्रसार के माध्यम से राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली और नीतियों को बड़ी बात समझ पाएगी, और जब समझ पाएगी तो निश्चित तौर पर शासन में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगी। उसके बाद में आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्थिति। दूसरा कारण यह है कि जनता को अगर रोजगार मिलेगा, जनता अगर गरीब है और उनको रोजगार मिल जाएगा, और जब रोजगार मिलेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, और जब आमदनी होगी तो निश्चित तौर पर उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। जब गरीबी दूर हो जाएगी तो उनको कोई भी राजनीतिक दल उनके वोटों को खरीद नहीं पाएगा, और खरीद नहीं पाएगा तो एक सशक्त राजनीतिक दल बन पाएगा, एक सशक्त बन पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि गरीब जनता को राजनीतिक दल खरीद सकते हैं। अतः जनता की गरीबी को दूर करने के लिए दूर करना चाहिए, जिससे उनके मत को कोई खरीद ना सके, पूंजीपतियों का दल पर नियंत्रण ना हो सके। कहना मतलब गरीबी को दूर करना चाहिए, जिससे कि गरीब व्यक्तियों के वोट कोई भी व्यक्ति खरीद ना पाए, क्योंकि वो अगर गरीब नहीं होंगे तो अपने वोट बेच नहीं पाएंगे, अपना वोट ऐसे व्यक्ति को देंगे कि जिससे कि एक सफल सरकार बना सके। उसके बाद में सहिष्णुता, आपसी सामंजस्य हो, जितने भी राजनीतिक दल हो उनमें आपसी एकता की भावना हो, जितने भी राजनीतिक दल हो उनमें राष्ट्र हित की भावना हो, देश के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी नीतियों वाली एजेंडा हो जिसके माध्यम से सरकार को एक सशक्त मजबूत सरकार दे सके। विविध राजनीतिक दलों के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना विकसित होनी चाहिए। शासन दल की विरोधी दलों की भावना का सम्मान करना चाहिए, और विपक्षी दलों को भी चरित्र हनन की गंदी राजनीति से दूर रहना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो आरोप प्रत्यारोप ना लगाए, और आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा पाएंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा दल बनेगा, और अच्छा दल बनेगा तो एक अच्छी सरकार बन पाएगी। उसके बाद में हम ये कहेंगे सिद्धांतों के आधार पर दलों का संगठन। सिद्धांतों के आधार पर दलों का संगठन। सिद्धांतों के आधार पर दलों का संगठन होना चाहिए। ऐसे सिद्धांत होना चाहिए जो देश के लिए लाभदायक हो। उसमें एक दूसरे पर कीचड़ उछाई वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर संकुचित विचारधारा नहीं होनी चाहिए, घटिया विचार नहीं होना चाहिए। सहिष्णुता की नीति को ध्यान में रखकर राजनीतिक दलों का गठन किया जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों
का संगठन निश्चित आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। जाति, धर्म, सांप्रदाय जैसे संकुचित दृष्टिकोणों के आधार पर गठित देश का अहित करते हैं। तो कहना लगा जिनके विचार संकीर्ण है, जिनके विचार घटिया है, तो निश्चित तौर पर वो जाति के आधार, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीय सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगते हैं और देश को घटिया नीचे की ओर ले जाते हैं। उसके बाद में द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय वर्तमान में जो बहुदलीय व्यवस्था है वो बहुत ही एक घटिया विचार है। और वर्तमान में अगर ऐसा होता है तो उसमें निश्चित तौर पर राजनीति में कीचड़, राजनीतिक दलों पर कीचड़ ही उछलेंगे और योग्य व्यक्ति चुनावों में जीत कर नहीं आ पाएगा और एक अच्छा शासन नहीं बन पाएगा। तो निश्चित तौर पर वर्तमान में चाहे एक दलीय, जो द्विदलीय हो या त्रिदलीय, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, बहुदलीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कई व्यक्ति मात्र और लोकप्रियता के आधार पर ही चुनाव में खड़े हो जाते हैं और जब चुनाव में कोई लोकप्रियता के आधार पर ही खड़े हो जाते हैं तो व्यवस्था पनप जाती है और व्यवस्था पनपेगी तो वो जो अन्य व्यक्ति खड़ा होता है और लोकप्रियता के लिए, वो अन्य दलों पर जो योग्य और एक सफल दल है उस पर कीचड़ उछालने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाता है और एक गंदी राजनीति का शुरुआत हो जाती है। तो निश्चित तौर पर द्विदलीय व्यवस्था या त्रिदलीय व्यवस्था ही होनी चाहिए। और बुनियादी एकता, उसके बाद में बुनियादी एकता होनी चाहिए। निश्चित तौर पर किसी भी देश की बुनियादी समस्याओं के बारे में विभिन्न दलों में आम सहमति होनी चाहिए। जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उनके जितने भी दल हैं उन पर सबकी एक सहमति होनी चाहिए और जब बुनियादी एकता होगी तभी राष्ट्र के लिए फायदेमंद है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सफल राजनीतिक दलों के लिए निम्न शर्तें होनी चाहिए। ये शर्तें अगर पूरी होती है तो एक राजनीतिक दल सशक्त होगा, देश के लिए फायदेमंद होगा। तो शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे तो दलों की राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को फट पाएंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर व्यक्ति गरीब नहीं होंगे तो वो अपने वोट बेच नहीं पाएंगे और एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव में जिताएंगे। उसके बाद में आपसी सहिष्णुता, आपसी सामंजस्य होंगे। सभी दलों में सिद्धांतों के आधार पर दलों का संगठन होना चाहिए। अच्छे देश हित के लिए ऐसे संगठन हो जो देश हित को फायदा पहुंचाने वाले हो, दलीय व्यवस्था हो और बुनियादी एकता हो। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं दलीय प्रणाली के अनेक रूप हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।